Hello students, welcome to another video in pharmaceutical, inorganic and analytical chemistry। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं और इनकी मदद से हम कैसे किसी भी सैंपल का कंसंट्रेशन डिटरमाइन करते हैं। सो प्राइमरी स्टैंडर्ड, in a volumetric analysis, the concentration of a solution is determined by reacting it with another solution whose concentration is already known। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते समय, दैट मीन्स टाइट्रेशन करते समय हम एक अननोन कंसंट्रेशन के सैंपल को, जिसका कंसंट्रेशन हमें पहले से पता हो, ऐसे कंसंट्रेशन के साथ रिएक्ट कराते हैं ताकि हम एक अननोन कंसंट्रेशन के सैंपल का कंसंट्रेशन जान पाएं और जिस सॉल्यूशन से हम रिएक्ट कराते हैं उसी सॉल्यूशन को हम लोग स्टैंडर्ड बोलते हैं। ओके, जिसका कंसंट्रेशन हमें पहले से पता है, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोलते हैं। सो डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की। स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस आर द सॉल्यूशंस ऑफ एक्यूरेटली नोन कंसंट्रेशन। ऐसे सॉल्यूशन जिनका कंसंट्रेशन हमें एक्यूरेटली पता है कि उनका कंसंट्रेशन क्या होगा, ऐसे सॉल्यूशंस को ही हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस कहते हैं। ओके, विच आर यूज फॉर वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। किसी भी सैंपल के वॉल्यूम का डिटरमाइन करते समय हम इसका यूज करते हैं। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन सोल्यूशन, किसी भी अननोन सोल्यूशन के डिटर्मिनेशन में हम इस एक्यूरेटली नोन कंसंट्रेशन के सोल्यूशन का यूज करते हैं, जिसको हम स्टैंडर्ड बोल रहे हैं। ओके, सो स्टैंडर्ड के फंक्शंस क्या क्या हैं? टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सोल्यूशन, इसकी मदद से हम किसी भी अननोन सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक हमारे पास नॉन कंसंट्रेशन का सोल्यूशन है तो उससे कंपेयर करके, उससे रिएक्ट कराकर हम एक अननोन कंसंट्रेशन के सोल्यूशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। टू स्टेब्लिश द एंड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन, टाइट्रेशन का एंड पॉइंट डिटरमाइन कर सकते हैं। टू इंश्योर द एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हम एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी ये सब टेस्ट कर सकते हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन की मदद से। ओके, टाइप्स की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड सोल्यूशन दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट, प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन एंड सेकंड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन। ओके, सब्सटेंस दैट आर यूज डायरेक्टली टू प्रिपेयर स्टैंडर्ड सोल्यूशन, कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनको हम डायरेक्टली स्टैंडर्ड सोल्यूशंस बनाने के लिए यूज करते हैं, उन्हें हम लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड्स कहते हैं। और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो डायरेक्टली यूज नहीं होते, कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली, बट देयर सॉल्यूशंस आर स्टैंडर्डाइज्ड अगेंस्ट द प्राइमरी सोल्यूशन। लेकिन ऐसे सब्सटेंसेस के सोल्यूशन को हम लोग प्राइमरी सब्सटेंसेस स्टैंडर्ड सोल्यूशन के अगेंस्ट स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। ऐसे सोल्यूशन को हम लोग स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहते हैं, सेकेंडरी स्टैंडर्ड कहते हैं। सो प्राइमरी स्टैंडर्ड्स कुछ ऐसे स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस हैं जिनको हम इजिली मार्केट से लाके और सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे। एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने के बाद हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन रेडी हो जाएगा। बट सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशंस वैसे सोल्यूशंस नहीं होते, इन्हें हम पहले प्रिपेयर करते हैं और प्राइमरी स्टैंडर्ड के लिए के प्रति इसे हम लोग स्टैंडर्डाइज करते हैं, फिर यूज करते हैं। ओके, वन बाय वन देख लेते हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड्स, प्राइमरी स्टैंडर्ड्स आर द सब्सटेंस दैट कैन बी डायरेक्टली प्रिपेयर अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, कुछ ऐसे सब्सटेंस जिनसे हम लोग डायरेक्टली स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं, उन्हें हम लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड्स कहते हैं। बाय वेइंग एंड डिसॉल्विंग इन अ सॉल्वेंट, हमें इन्हें प्रिपेयर करने के लिए बस वेट करना है और डिसॉल्व कर लेना है अपने पर्टिकुलर सॉल्वेंट में और हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड रेडी हो जाता है। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो डायरेक्टली हम वेट करके डिसॉल्व कर देंगे और जो हमारा सोल्यूशन बन के आ जाएगा वो हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन होगा। ओके, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दे शुड बी प्योर एंड हाई केमिकल प्योरिटी, इनकी केमिकल प्योरिटी हाई होती है। दे शुड बी स्टेबल इन एयर, प्राइमरी स्टैंडर्ड एयर में स्टेबल होने चाहिए। दे शुड हैव अ हाई मॉलिक्यूलर मास, इनका मॉलिक्यूलर मास हाई होना चाहिए। दे शुड बी रेडिली सॉल्युबल इन सॉल्वेंट, सॉल्वेंट में आसानी से डिसॉल्वेबल होने चाहिए, सॉल्युबल होने चाहिए। दे शुड नॉट रिएक्ट विद सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट से आसानी से रिएक्टेबल नहीं होने चाहिए। दे शुड रिएक्ट क्वांटिटेटिवली एंड रैपिडली, ये एक क्वांटिटेटिव एंड रैपिडली सॉल्युबल होने चाहिए। ओके, दे हैव अ हाई इक्विवेलेंट वेट, इनका इक्विवेलेंट वेट हाई होना चाहिए। दे शुड हैव अ रेडिली अवेलेबल एंड इकोनॉमिकल, ये मतलब कॉस्ट इफेक्टिव होने चाहिए और आसानी से हमें इजीली अवेलेबल होने चाहिए।
दे शुड नॉट कंटेन अ वाटर ऑफ क्रिस्टल, इनके पास वाटर ऑफ क्रिस्टल नहीं होना चाहिए। एंड दे शुड रिमेन अनचेंज ऑन एक्सपोजर टू एयर, और एयर के एक्सपोजर में इनमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। दैट मीन्स ये हाइग्रोस्कोपिक या फिर वोल्टाइल नेचर के नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है एडवांटेज। प्राइमरी स्टैंडर्ड का एडवांटेज है कि ये एक्यूरेट होता है, क्योंकि इसे हम नहीं प्रिपेयर कर रही है, हम प्रिपेयर पहले से प्रिपेयर्ड होता है और इसे हम लोग ले आके बस डिज़ोल्व कर लेते हैं वाटर में या फिर किसी भी अदर सॉल्वेंट में। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड हमारे लिए बहुत एक्यूरेट होता है। डू नॉट रिक्वायर्ड स्टैंडर्डाइजेशन, ये पहले से स्टैंडर्डाइज रहता है, तो इससे हमें स्टैंडर्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ईजी टू प्रिपेयर, प्रिपेयर करना भी आसान है, और ग्रेटर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, और टाइट्रेशन करते समय हमें बहुत एक्यूरेट रिजल्ट इससे ऑब्टेन्ड होता है। कुछ एग्जांपल्स हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस के, लाइक सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट, ऑक्सैलिक एसिड, बोरेक्स, पोटेशियम आयोडेट एंड एक्सेट्रास। ओके, सो दीज आर द सब्सटेंस दैट कैन बी वेट एक्यूरेटली, जिन्हें हम लोग एक्यूरेटली वेट करते हैं और फिर डायरेक्टली डिसॉल्व कर लेते हैं पानी में या फिर अदर सॉल्वेंट्स में, और इसका सोल्यूशन जो प्रिपेयर होता है वो हमारा प्राइमरी सोल्यूशन होता है या प्राइमरी स्टैंडर्ड होता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्टैंडर्ड। सेकेंडरी स्टैंडर्ड प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह नहीं होते, इन्हें हम लोग डायरेक्टली डिसॉल्व करके नहीं प्रिपेयर कर सकते। सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स आर द सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली प्रिपेयर अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन, जिसका हम लोग डायरेक्ट स्टैंडर्ड सोल्यूशंस नहीं बना सकते। देयर सॉल्यूशंस आर स्टैंडर्डाइज अगेंस्ट द प्राइमरी सोल्यूशन, इसे हम लोग प्राइमरी सोल्यूशन के अगेंस्ट स्टैंडर्डाइज करते हैं। ओके, कैसे प्रिपेयर करेंगे? अ नोन अमाउंट ऑफ प्राइमरी सोल्यूशन इज टेकन, एक प्राइमरी सोल्यूशन का नोन अमाउंट हम लोग लेंगे, जिसका अमाउंट हमें पहले से पता हो कि हम कितना अमाउंट ले रहे हैं, एंड डिसॉल्व इन अ सुटेबल सॉल्वेंट टू प्रिपेयर अ स्टैंडर्ड सोल्यूशन, और उसे हम लोग एक सुटेबल सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर देंगे और हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनकर रेडी होगा। ओके, एंड एक्यूरेटली मेजर्ड a liquid of this primary standard solution is taken in a volumetric flask. ओके, अब हम एक और बार मेजर करेंगे और उस प्राइमरी सोल्यूशन स्टैंडर्ड सोल्यूशन को हम लोग वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ले लेंगे। द सोल्यूशन ऑफ सेकेंडरी स्टैंडर्ड इज एडेड एंड डाइल्यूटेड टू द मार्क विद द सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट में हम सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऐड करते जाएंगे और उसे मार्क करते जाएंगे। दस द सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन इज स्टैंडर्डाइज्ड अगेंस्ट द प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन, और इस तरीके से जो भी हमें डिटरमाइन करना था जिसका भी कंसंट्रेशन, इस तरह से हमारा सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन के अगेंस्ट स्टैंडर्डाइज किया जाता है। ओके, दे आर नॉट सफिशिएंट प्योर टू डायरेक्ट यूज, ये इतने प्योर नहीं होते कि हम इनका डायरेक्ट यूज कर ले। दे आर लेस स्टेबल देन प्राइमरी स्टैंडर्ड, दे आर द सोल्यूशन कैन नॉट कीप फॉर लॉन्ग टाइम, इसे हम लोग लंबे समय तक भी नहीं रख सकते। दे मे रिएक्ट विथ एयर एंड मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये एयर में मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। दे शुड नॉट बी इजी टू प्रिपेयर, इन्हें यहाँ नॉट मिसिंग था, 1 मिनट। दे शुड नॉट बी, इन्हें प्रिपेयर करना आसान नहीं होता। दे गिव अ क्वांटिटेटिव रिएक्शन, और इससे भी हमें एक कंसंट्रेशन का डिटर्मिनेशन होता है, तो क्वांटिटेटिव रिएक्शन के बाद हमें इसका कंसंट्रेशन हम डिटरमाइन कर पाते हैं। ओके, कुछ एग्जांपल हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सिल्वर नाइट्रेट एक्सेट्रा। यहाँ पर एक डिफरेंस है प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड में, इसे देख लेते हैं। इसे हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, सेकेंडरी स्टैंडर्ड को हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। ये हाईली प्योर होते हैं, ये हाईली प्योर नहीं होते हैं। केमिकली स्टेबल होते हैं, ये स्टेबल नहीं होते हैं, इसे हम लोग लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टोर करके भी नहीं रख सकते, और ये किसी भी इन्वायरमेंटल कंडीशन लाइक मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड से इजीली रिएक्ट कर लेते हैं। हाई मॉलिक्यूलर मास होता है हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन का, सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन का लो मॉलिक्यूलर मास होता है। रेडिली सॉल्युबल इन सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट में इजीली सॉल्युबल होते हैं और ये इजीली सॉल्युबल नहीं होते हैं। डू नॉट रिएक्ट विद सॉल्वेंट, ये जल्दी किसी भी सॉल्वेंट से रिएक्ट नहीं करने चाहिए, अगर सॉल्वेंट से रिएक्शन कर लेंगे तो फिर हमारा प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन अच्छा नहीं है। और दे मे रिएक्ट विद सॉल्वेंट, और हो सकता है कि सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन सॉल्वेंट से रिएक्शन कर ले, मतलब कि हमारा जो प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन है वो बस डिसॉल्व होना चाहिए, बट उसके बीच में सॉल्वेंट और सोल्यूट के बीच में कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ओके, सोल्यूशन में बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्गर टाइम, इसका सोल्यूशन हम लंबे समय तक रख सकते हैं और इसका सोल्यूशन नहीं रखा जा सकता है।
ओके, सो ये था हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस। आप समझ रहे होगे कि एक अननोन कंसंट्रेशन के सैंपल को अगर हमें डिटरमाइन करना है तो हमें एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही सॉल्यूशंस को हम लोग प्राइमरी स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एरर्स। एरर क्या होता है? सो यहाँ पर डेफिनेशन है, एक बार देख लेते हैं। एरर्स इज डिनोट द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस डिटरमाइन करते हैं उसी को हम लोग एरर कहते हैं। यानी कि एक हमारे पास मेजर्ड वैल्यू होगी जो हमने मेजर की होगी, और एक पहले से ही प्री डिफाइंड ट्रू वैल्यू होगी, और उन दोनों वैल्यू में जो डिफरेंस आ रहा होगा उसी को हम लोग एरर कहेंगे। अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाऊं, तो मुझे अगर 5 में से 2 माइनस करना है, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होगा कि एक आंसर क्या आने वाला है। मेरा आंसर आने वाला है 3। तो ये ट्रू वैल्यू है जो आपके मन में पता है आपको, ठीक है, ये ट्रू वैल्यू है। बट अगर मैंने 5 में से 2 माइनस किया और मेरा आंसर 1 आ गया, तो इसका मतलब है कि जो अभी करंट वैल्यू आ गई ये मेजर्ड वैल्यू है, जिसको मैंने इनकरेक्टली मेजर किया है। मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में जो डिफरेंस है यही हमारा एरर है। तो हमारा मेजर्ड वैल्यू, दैट मीन्स ट्रू वैल्यू दैट इज 3, मेजर्ड वैल्यू दैट इज 1 इज इक्वल्स टू 2। यानी कि अगर 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें ये 2, और यही 2 हमारा एरर है। यानी कि जितना डिफरेंस आया है मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में, वही हमारा एरर होता है। इट इज इम्पॉसिबल कंप्लीटली एलिमिनेट एन एरर। किसी भी वर्क को करते समय एरर को एलिमिनेट करना इम्पॉसिबल होता है। while making measurement errors could be minimized by undertaking its magnitude। अगर मैग्नीट्यूड पता चल जाए, हमें एरर का रीजन पता चल जाए, या एरर क्यों हो रहा है, कितना हो रहा है, ये चीज हम पता चल जाए, तो हम बस उसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, बट इलिमिनेट नहीं कर सकते। एरर को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है। ओके, सोर्सेस कौन कौन से हैं एरर के? तो सबसे पहला है सैंपल प्रिपरेशन। सैंपल के प्रिपरेशन के दौरान एरर हो सकता है। एरर बाय एनालिस्ट, किसी भी एनालिस्ट से एरर हो सकता है। कैलिब्रेशन, calculation error due to methods। ओके, सैंपल प्रिपरेशन, एरर में ऑकर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सैंपल, किसी भी सैंपल के प्रिपरेशन में एरर हो सकता है। एरर बाय एनालिसिस, एनालिस्ट कोई भी एरर कहीं भी कर सकता है, क्योंकि वो भी एक ह्यूमन है और ह्यूमन एरर करते हैं, तो ह्यूमन से एरर हो सकती है। इसे हम लोग पर्सनल एरर भी कह सकते हैं। कैलिब्रेशन, एरर में ऑकर इफ द इंस्ट्रूमेंट आर नॉट प्रॉपरली कैलिब्रेटेड। जो भी इंस्ट्रूमेंट हम किसी भी एनालिसिस के लिए यूज कर रहे हैं, अगर वो प्रॉपरली कैलिब्रेटेड नहीं है, तो फिर वहां पर एरर आ सकता है। कैलकुलेशंस, एरर में बी ऑकर ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ रिजल्ट। अगर हम लोग कैलकुलेशन के दौरान एरर कर रहे हैं, तो वहां पर भी हमें मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू में डिफरेंस देखने को मिलेगा। एरर ड्यू टू मेथड्स, अगर हमने कोई रॉन्ग मेथड का सिलेक्शन कर लिया है, कोई फॉल्टी मेथड ले लिया है अपने सैंपल को एनालाइज करते समय, तो वहां पर भी एरर आ सकता है। ओके, सो दो तरीके के एरर होते हैं। पहला हमारा है, मिनट, पहला है हमारा डिटरमाइन और सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक या डिटरमाइंड एरर एक ऐसा एरर होता है जिसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, इज ऑल्सो नोन एज कंट्रोलेबल एरर, एंड कॉज्ड बाय द इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट और एनालिस्ट। अगर इंस्ट्रूमेंट या एनालिस्ट से कोई गलती होती है, तो उसके कारण सिस्टमैटिक या डिटरमाइंड एरर होता है, और इस एरर को ठीक किया जा सकता है। इट कंपोज्ड ऑफ टू फॉल्ट्स दैट आर कांस्टेंट वैल्यू और प्रोपोर्शनेट वैल्यू। ये दो फॉल्ट्स अराइज करता है, एक कांस्टेंट वैल्यू और एक प्रोपोर्शनेट वैल्यू। ओके, और सिस्टमैटिक एरर को फर्दर कैटेगराइज किया गया है पर्सनल एरर में। यानी कि सिस्टमैटिक एरर किसी पर्सन से भी हो सकता है, तो उसे हम लोग पर्सनल एरर कहेंगे। ओके, दीज टाइप ऑफ एरर्स आर एक्सक्लूसिवली कॉज ड्यू टू द पर्सनल मिस्टेक। किसी भी पर्सन की मिस्टेक से ये इस तरह का एरर हो सकता है। इंस्ट्रूमेंटल एरर, एरर ड्यू टू द डिफेक्ट इन इक्विपमेंट, कोई इक्विपमेंट अगर सही से काम नहीं कर रहा है या कुछ डिफेक्शन है, तो फिर ये एरर हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो। या कोई अनकैलिब्रेटेड ग्लासवेयर एपरेटस या इंस्ट्रूमेंट हमने यूज कर लिया है, तो फिर हमारा इस तरह का एरर हो सकता है। और ये सारे एरर्स जो हैं इन्हें हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, एलिमिनेट तो नहीं कर सकते बट मिनिमाइज कर सकते हैं। इट कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग अ गुड क्वालिटी ऑफ एपरेटस। अच्छे एपरेटस का इस्तेमाल करके इस एरर को कम किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है रिएजेंट एरर। दीज एरर्स ऑकर्स ड्यू टू द क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल रिएजेंट। एक इंडिविजुअल रिएजेंट की क्वालिटी को टेस्ट करके, ये हमारा, अगर हम कोई पुअर क्वालिटी का रिएजेंट यूज कर रहे हैं अपने एनालिसिस के दौरान,
और उस उसका इस्तेमाल करके हम अपना एनालिसिस कर रहे हैं, तो मे बी हमारा स्टैंडर्ड से थोड़ा सा डेविएशन आ सकता है, यानी कि डिफरेंस आ सकता है, जिसे हम लोग रिएजेंट एरर कहेंगे। मैनी रिएजेंट्स आर कंपाउंड नॉट प्योर, अगर कोई इम्प्योर रिएजेंट हम लोग यूज कर रहे हैं या कोई फॉल्टी रिएजेंट यूज कर रहे हैं, तो फिर हमारा एरर रिएजेंट एरर कहलाएगा। लाइक सिमिलरली एडिटिव एरर भी होता है। समटाइम्स द वैल्यू ऑफ एरर इज कांस्टेंट इन सीरीज डिटर्मिनेशन एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ सैंपल टेकन फॉर एनालिसिस। कभी कभार जो हमारा एरर है वो कॉन्स्टेंटली सेम आता है, चाहे हम कोई कितना भी अमाउंट में सैंपल ले ले, इसे हम लोग एडिटिव एरर कहते हैं। ठीक है। प्रोपोर्शनल एरर, दिस टाइप ऑफ एरर डिपेंड अपॉन द सैंपल साइज। प्रोपोर्शनल एरर सैंपल साइज पे डिपेंड करता है। दैट मीन्स अगर हमने थोड़ी सी अमाउंट में सैंपल लिया है तो हमारा एरर थोड़ा सा आ रहा है, और अगर हमने ज़्यादा अमाउंट में सैंपल ले लिया तो हमारा एरर भी ज़्यादा आने लगा। यानी कि सैंपल साइज, हम इसको कैसे कह सकते हैं कि सैंपल साइज इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोपोर्शनल एरर। ओके। यानी कि जितना ज़्यादा हम सैंपल लेंगे उतना ज़्यादा हमारा एरर आने लगेगा, और जितना कम हम सैंपल लेंगे उतना कम हमारा एरर आएगा। इस तरह के एरर को हम लोग प्रोपोर्शनल एरर कहते हैं। एरर इन मेथड, एरर इन मेथड यानी कि कोई फॉल्टी या रॉन्ग मेथड का सिलेक्शन हमारा मेथड एरर कहलाएगा। ओके। और ये जितने भी मेथड हैं, इन सभी मेथड को एलिमिनेट तो नहीं किया जा सकता, बट इन सारी मेथड्स को रिड्यूस किया जा सकता है, एरर को रिड्यूस किया जा सकता है, हमें पहले से अगर पता चल जाए कि हमारा एरर कहाँ पर हो रहा है। ओके। अब दूसरा हमारा एरर है, वो है डिटरमाइन एरर या रैंडम एरर। इनडिटरमाइंड एरर और रैंडम एरर, दिस टाइप ऑफ एरर आर अनप्रिडिक्टेबल। ऐसे एरर बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होते हैं हमारे एनालिसिस में, और डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, इन्हें पहचानना भी बहुत मुश्किल होता है। एंड दीज आर ऑल्सो एक्सीडेंटल एरर, इन्हें हम लोग एक्सीडेंटल एरर्स भी कहते हैं। कुछ इसके सोर्स हैं, फ्लक्चुएशन इन एनवायरमेंटल कंडीशन, लाइक अगर हम कोई काम करने चले, उस समय टेम्परेचर और कंडीशंस दूसरी थी, अचानक से टेम्परेचर और कंडीशंस बदल सकती हैं। ठीक है। तो उसके दौरान यानी टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी अगर चेंज हो रही है हमारे वर्किंग में, तो एनालिसिस में हमारा एरर आ सकता है। लेस ट्रेंड ऑपरेटर, जो ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है, वो अगर उसे अच्छे से ट्रेनिंग नहीं ली है कि कैसे किसी भी पर्टिकुलर सैंपल को एनालाइज करना है, तो इस तरह का एरर हो सकता है। इनसफिशिएंट एंड इनअप्रोप्रिएट इक्विपमेंट, अगर इक्विपमेंट इनअप्रोप्रिएट है, इनसफिशिएंट है, तो भी इस तरह का एरर हो सकता है। इनकरेक्ट पैरामीटर्स ऑफ मेथड्स आर एम्प्लॉयड, अलग अगर पैरामीटर्स सही नहीं है या गलत मेथड एम्प्लॉय किया जा रहा है, तो भी इनडिटर्मिनेट एरर हो सकता है। और प्रेजेंस ऑफ बबल इन ब्यूरेट, और अगर जो ब्यूरेट हमने वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए यूज़ किया है उसमें हमारा बबल है, तो भी वहाँ पर इनडिटर्मिनेट एरर हो सकता है। ओके। नेक्स्ट है ग्रॉस एरर, दीज एरर्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सिस्टेमिक एंड रैंडम एरर, यानी सिस्टेमिक और रैंडम एरर के कॉम्बिनेशन को हम लोग ग्रॉस एरर कहते हैं। एंड these टर्म्स आर ग्रॉस एरर आल्सो टर्म्ड एज अवॉइडेबल एरर। ग्रॉस एरर भी अवॉइडेबल एरर होता है, यानी कि बस रैंडम एरर ही एक ऐसा एरर होता है जिसे हम ना आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना अवॉइड कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ ग्रॉस एरर। नोटेशन मिस्टेक, अगर कुछ नोट करते समय हमने मिस्टेक किया है, कैलकुलेशन मिस्टेक, मिक्सअप ऑफ सैंपल और रिएजेंट, रॉन्ग सैंपल साइज, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑपरेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन एरर, ये सारे कुछ सोर्स हैं हमारे ग्रॉस एरर के। ओके। तो ग्रॉस एरर क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन है किसका? सिस्टमैटिक और रैंडम एरर, यानी कि इनडिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट एरर का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम लोग ग्रॉस एरर कहते हैं, और ग्रॉस एरर अवॉइडेबल होता है। ओके। सो की पॉइंट्स हैं, एरर्स आर द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। एरर जो है मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच में एक डिफरेंस होता है। एरर कैन बी मिनिमाइज अंडरस्टैंडिंग देयर मैग्नीट्यूड, अगर हमें एरर के मैग्नीट्यूड का पता चल जाए कि एरर कितनी मात्रा में हो रहा है, यानी गलती कितनी मात्रा में हो रही है, तो हम उसे मिनिमाइज कर सकते हैं। सिस्टमैटिक एरर आर कंट्रोलेबल एंड रैंडम एरर आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। ग्रॉस एरर आर अवॉइडेबल, इसे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सिस्टमैटिक एंड रैंडम एरर, ये दोनों एरर का कॉम्बिनेशन होता है, सिस्टमैटिक और रैंडम एरर। ओके। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।